नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। प्रधानमंत्री मोदी अपनी 8 दिन की विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं। 5 अलग-अलग देशों की ये लंबी यात्रा है। दिलचस्प ये है कि जिस वक्त पीएम मोदी आज सुबह घाना की अपनी विदेश यात्रा पर रवाना हुए, उसी वक्त ये खबर आ गई कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अगले कुछ दिन दिल्ली में रहने वाले हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है? तो बड़ी बात यह है कि इतना समय हो जाने के बावजूद बीजेपी अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल लंबे वक्त से बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को के कार्यकाल खत्म होने के बाद भी 2 साल के लिए एक्सटेंशन मिला हो, लेकिन जेपी नड्डा को मिला है। क्योंकि जो नया अध्यक्ष है उसको लेकर के बीजेपी और आरएसएस के अंदर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन अब मोदी जी लंबी विदेश यात्रा पर निकल गए हैं और मोहन भागवत दिल्ली में होंगे, तो जाहिर सी बात है कि स्थितियां काफी हद तक साफ हो जाएंगी। लेकिन क्या मोहन भागवत की ये दिल्ली यात्रा सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष तक ही सीमित रहेगी या फिर बात उससे कहीं आगे की है? क्योंकि खबरें जो सामने आ रही हैं वो बहुत ही हैरान कर देने वाली हैं। तो क्या खबरें हैं और क्या बहुत जल्दी बीजेपी के अध्यक्ष का ऐलान होने वाला है और वो कौन हो सकता है? क्या इसमें आरएसएस की चलेगी या फिर क्या इसमें बीजेपी की चलेगी, मोदी शाह की चलेगी? इन सारे तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तो सर आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके की माथापच्ची जारी है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के। और अब जब पीएम मोदी विदेश में हैं और पहुंच चुके हैं वो, तो अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचने वाले हैं दिल्ली। क्योंकि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिवर्ष होने वाली जो बैठक है अखिल भारतीय स्तर की प्रांत प्रचारक बैठक, इस वर्ष वो दिल्ली में 4 जुलाई से 6 जुलाई तक होने जा रही है। क्या आपको लगता है कि इस बैठक में चीजें तय हो सकती हैं? और क्या जो चीजें हैरान करने वाली सामने आ रही हैं बीजेपी वर्सेस आरएसएस में, अपर हैंड किसका नजर आ रहा है? क्या संघ की पसंद का होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर यहाँ भी मोदी शाह की चलेगी? जय संविधान। देखिए निधि, हम लोग मैनेजमेंट के लोग जो हैं, प्रबंधन शास्त्र के लोग जो हैं, वो इंडिकेटर्स की बात करते हैं। क्या इंडिकेशन मिल रहा है? देखिए, जो ये स्टेटमेंट दिया दत्तात्रेय हसबोले ने 2 दिन 3 दिन पहले, जब उन्होंने कहा कि संविधान के अंदर जो प्रावधान है समाजवाद का और धर्मनिरपेक्षता का, इसको हटा देना चाहिए, इसका मतलब था बड़ा गहरा। इसका मतलब ये था कि देखिए, मनुस्मृति ही लागू होनी चाहिए देश के अंदर, और यहां पर जो समाजवादी विचारधारा है उसका कोई स्थान नहीं है। इस देश के अंदर केवल पूंजीवाद चलेगा। लेकिन यहीं तक बात सीमित नहीं थी। वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर आप समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को हटाएंगे और मनुवाद और मनुस्मृति लागू होगी, तो मोदी जी आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। फिर आप उसी प्रकार से, जैसे आरएसएस के अंदर केवल ब्राह्मण लोग प्रमुख बनते हैं, फिर बीजेपी में प्राइम मिनिस्टर भी केवल ब्राह्मण बनेगा। इसलिए आप ओबीसी हट जाइए। और राष्ट्रपति महोदय तो हैं ही इस समय, चलिए उनको मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन अब आगे आने वाला समय जो है, और ये इटावा में भी दिखा दिया, हर जगह दिखा दिया, अब समाज के अंदर जो है मनुवाद जो है वो प्रबल हो रहा है। एक तो इंडिकेशन उन्होंने दे दिया। दूसरा, उन्होंने ये भी धमकी दे दी इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को कि देखिए, ये सबको पता है कि अगर संविधान के ऊपर कोई प्रश्न उठाया किसी ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने, उसका प्रतिरोध होगा और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। तो आरएसएस ने बता दिया कि डोंट टेक अस लाइटली। अगर तुमने हमें लाइटली लिया तो हम ये जो इशू है संविधान का, इसको बार बार उठाएंगे और बिहार के अंदर तुम्हारी बिल्कुल बुरी हालत कर देंगे। अच्छा, मोदी जी को देखिए, सबसे ज्यादा आनंददायक स्थिति आज के तारीख में किसी भारतीय की है तो भाई, अगर विश्व में जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला जाता है तो 146 देशों में 123वां नंबर भारत का है। माने 122 देश हमसे ज्यादा खुशहाल हैं। और जो खुशहाल है उसमें पाकिस्तान भी है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है। मतलब हम उनसे ज्यादा दुखी हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे सुखी व्यक्ति पूरे विश्व के अंदर हैं। उन्हें किसी चीज से कोई अंतर नहीं पड़ता। वो तो अपनी विदेश यात्रा में निकल गए। अब आप निधि ये बताइए, क्या आपको पता है वो घाना क्यों गए हैं, वो युगांडा क्यों गए हैं, वो वहां क्या करने गए हैं, क्या लेने गए हैं और क्या लेके आएंगे? क्या बाद में हमें पता चलेगा वो क्या लेके आए? कुछ नहीं पता चलेगा। हजारों लाखों करोड़ हमारे टैक्स के मोदी जी जो अपने मस्ती में और आनंद में उड़ा रहे हैं, तो वही पुरानी कहावत याद आ जाती है कि रोम जल रहा था और नीरो जो है बंसी बजा रहा था। यहाँ पे आज देश के अंदर सबसे ज्वलंत जो विषय है, सबसे ज्वलंत विषय,
वो ज्वलंत विषय ये है कि आज के तारीख में सेना और सरकार आमने सामने आके खड़े हो गए हैं। अभी तक तो सरकार सेना के पीछे छिप जाती थी और हम लोगों से कहा जाता था, देशवासियों से कहा जाता था कि कांग्रेस के जमाने में सेना को खुली छूट नहीं दी गई थी और हमने दे दी। जबकि इंदिरा जी ने, सबको पता है, पूरे पब्लिक डोमेन में है, जनरल मानेकशॉ को बुलाया था और जनरल मानेकशॉ ने कहा था आई नीड 6 मंथ्स और इंदिरा जी ने 6 महीने दिया था, क्योंकि स्ट्रेटेजी बनाना आर्मी जनरल का काम है, वो प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है। और वहां फिर जनरल मानेकशॉ ने वो करके दिखाया जो उन्हें किया जाना चाहिए था। अरे यहाँ ये हम लोगों को बताया गया कि सरकार ने सेना को पूरी खुली छूट दे दी है। अब सीडीएस भी कह दिया उन्होंने, सीडीएस ने भी विदेश की धरती से कह दिया, नेवल ऑफिसर ने भी जाके विदेश की धरती से कह दिया। अगर हमारे हाथ ना बांधे गए होते तो हमारा नुकसान न होता, लेकिन सरकार के निर्देश, क्योंकि जो निर्देश, अब आप सोचिए निधि, अगर संजय शर्मा आपको कहीं भेजें और उसके बाद आपको ये अधिकार और देना पड़ेगा ना, यार तुम्हें ये निधि काम पूरा करना है, अब कैसे करना है, यू नो देयर इज नो लिमिट, यू हैव टू डू इट। अब ये तो आप नहीं कह सकते ना कि सामने से मिसाइल चली आ रही है, पाकिस्तान की तरफ ड्रोन चला रहा है, लेकिन तुम्हें पलटवार नहीं करना है। अरे साहब, वो प्रधानमंत्री मोदी एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किए हुए, उन्होंने कहा है अरे यार सेना का काम सेना को करने दो। तो अब तो ये सिद्ध हो रहा है कि इंदिरा जी के जमाने में, लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में सेना को खुली छूट दी थी और मोदी जी ने हमारे सेना के हाथ बांध दिए, वरना हमारी सेना एक भी विमान का नुकसान ना होता और पाकिस्तान का सिर फोड़ देते। लेकिन 3 दिन युद्ध विराम करके हमारी सेना के साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है। और आज के तारीख में पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी सेना के अंदर जो छुप रही थी, अब मुंह दिखाने का मौका उनको नहीं मिल रहा, इसलिए मोदी जी विदेश यात्रा में घूमने निकल गए। जी बिल्कुल सर, विदेश यात्राओं का सच तो कई बार सामने आ चुका है कि आखिरकार क्या वो घूमने जाते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी तो किसी को भी सामने नहीं आती है कि जहां पर भी वो जा रहे हैं वहां से भारत को क्या मिला है, भारत के लिए वो क्या लेकर आए हैं। फिलहाल जो खबरें सर सामने आ रही हैं, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे कि कई राज्यों में संघ जो है वो अपनी पसंद को मनवाने में सफल रहा है। जैसे कि एमपी में हेमंत खंडेलवाल खाटी जो है वो संघी है। ऐसे में क्या संभावनाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के नजर आ रही हैं? जैसा कि आपने बताया कि अभी बीजेपी फिलहाल बैकफुट पर है, तो फिलहाल तो सबकी नजर नए नाम पर है। क्या आपको लगता है कि क्या नया अध्यक्ष मोदी शाह की बीजेपी वाला होगा या फिर अटल आडवाणी की बीजेपी को बढ़ाने वाला होगा? देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने जिस प्रकार से समर्थन किया आरएसएस के हजबोले साहब की बात का, जबकि शिवराज सिंह चौहान आरएसएस लॉबी के आदमी नहीं है, वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय के आदमी है, लेकिन वो आरएसएस लॉबी के आदमी, लेकिन उन्होंने जो समर्थन किया, इसका मतलब यह है कि आरएसएस ने मोदी जी पे ये दबाव डाल दिया है और ये इनडायरेक्टली बता दिया है, क्योंकि आप 75 साल के होने वाले हैं और अगर आपने हमारी बात को नहीं माना और अध्यक्ष हमारा नहीं बनाया, तो बिल्कुल आपका 75 साल जिस दिन खत्म होंगे उसी दिन आपको केदारनाथ पे पूजा करने के लिए भेज दिया जाएगा। वो पोज आप चाहिएगा, कैमरामैन अगर आपको मिल जाए तो फोटो 6-6 कैमरामैन से खिंचाइएगा, लेकिन प्रधानमंत्री पद मिलने हटने के बाद मेरे ख्याल से इतने कैमरामैन लेट के उलट के उस तरह की फोटो नहीं खींचेंगे, वो आनंद भी उनको नहीं मिलेगा। तो आरएसएस ने एक प्रकार से शिवराज सिंह चौहान और आरएसएस के हजबोले सामने एक मैसेज दे दिया है कि अब अगर आपको प्रधानमंत्री बने रहना है तो हमारी बात तो आपको माननी पड़ेगी। जी बिल्कुल सर, और इसको लेकर कि मैं एक ट्वीट दिखाना चाहूंगी। केपी मलिक सर का ट्वीट है, वरिष्ठ पत्रकार है, और आप देखते हैं कि कई बार जो जानकारियां निकल के सामने आती है, जो ये ट्वीट करते हैं कई बार सटीक साबित होते हैं। तो इन्होंने जो ट्वीट किया है काफी लंबा ट्वीट है और मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगी कि उन्होंने लिखा है कि संघ बनाम मोदी, भाजपा नेतृत्व की गुपचुप जंग। देश की राजनीति में अगर कोई गठजोड़ सबसे मजबूत और संगठित माना जाता है तो वो है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। लेकिन बीते कुछ वर्षों में ये समीकरण बदलता नजर आ रहा है। संघ और भाजपा के भीतर नेतृत्व को लेकर अब जो सुगबुगाहटें सुनाई दे रही हैं, वो केवल संगठनात्मक मतभेद नहीं है, ये एक नीति बनाम व्यक्ति, संघ बनाम सत्ता और आस्था बनाम अधिकार की टकराहट है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे संघ की नई बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। मेरे विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार संघ भाजपा के अध्यक्ष पद पर अपने घनिष्ठ व्यक्ति को बैठाने को लेकर अड़ा हुआ है। उसके कुछ शीर्ष नेताओं के बीच ये गंभीर चर्चा भी चल रही है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी बात नहीं मानते हैं तो विकल्प क्या हो सकते हैं। तो जवाब में ये कहा गया है
कि भाजपा के 240 सांसदों में से अगर 121 सांसदों का समर्थन मिल जाए तो नया नेता चुना जा सकता है। ये कोई हल्की बात नहीं है। ये संकेत है कि संघ अब केवल विचारधारा का मार्गदर्शक नहीं बल्कि अपने करीबियों को सत्ता की शीर्ष और संगठन के उच्च पदों पर बिठाकर निर्णायक हस्तक्षेप करना चाहता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले एक दशक से अधिक समय से भाजपा की राजनीति में पूर्ण नियंत्रण की स्थिति में है और पार्टी की संगठनात्मक फैसलों से लेकर नीति निर्धारण तक सब पर उनकी मुहर होती है। यही बात संघ के कुछ खेमों को असहज कर रही है। संघ जो वर्षों से भाजपा की दिशा तय करता आया है, अब महसूस कर रहा है कि भाजपा संगठन एक नेतृत्व केंद्रित दल बनती जा रही है, जो संघ के परंपरागत प्रभाव क्षेत्र से दूर जाती जा रही है। तो क्या संघ के नेताओं का ये मानना कि वर्तमान सांसदों को टिकट नहीं चाहिए, क्या इस सवाल पर कहीं ना कहीं दबाव की रणनीति नजर आती है? संघ नेताओं की ये टिप्पणी कि अगर कोई सांसद न माने तो उनका टिकट काटा जा सकता है, बताती है कि संगठन अब अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए राजनीतिक दबाव का भी उपयोग कर रहा है। ये रणनीति संघ की परंपरागत शैली से भी भिन्न है, क्योंकि संघ आमतौर पर पर्दे के पीछे रहकर कार्य करता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो खुले हस्तक्षेप के लिए तैयार हो गया है। हालांकि मेरा मानना है कि संघर्ष अभी मौन युद्ध स्थिति में है, दोनों पक्ष सार्वजनिक रूप से संयमित है, लेकिन भीतर ही भीतर ये जंग भाजपा की दिशा और दशा तय करने वाली है। क्या मोदी संघ की मंशा के आगे झुकेंगे? क्या संघ को एक नया रास्ता तलाशना होगा, जैसा कि 1977 और 1999 में हुआ था? ये तय करेगा कि आने वाला समय। बहरहाल भाजपा और संघ का रिश्ता आज एक संघर्ष मोड़ पर है। अगर ये विवाद बढ़ता है तो ये केवल नेतृत्व परिवर्तन का विषय नहीं रहेगा, बल्कि इससे भारतीय जनता पार्टी की सबसे प्रभावशाली गठजोड़ में दरार पड़ सकती है। इसीलिए समय की मांग है कि दोनों पक्ष समाज की राह अपनाएं, ताकि विचार और सत्ता का संतुलन बना रहे और लोकतंत्र की गाड़ी सत्ता के मद और संगठन की जिद में ना डगमगाए। तो सर, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो उन्होंने कही कि ये कहा गया है कि भाजपा के 240 सांसदों में से अगर 121 सांसदों का समर्थन मिल जाए तो नया नेता चुना जा सकता है। क्या आपको लगता है सर कि संघ इस समय इस पर भी विचार कर रहा होगा कि अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पर नहीं सहमत होते तो हम आपको ही बदल देंगे? देखिए, पहली बात तो मलिक साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, उनके ट्वीट से बाकी सब कुछ सहमत हूं, एक सेंटेंस से सहमत नहीं हूं कि आपसी संवाद और सहमति से ये विचारों और नीतियों के बीच से संतुलन बनाया जाए। मैं तो चाहता हूं कि संतुलन ना बने और मैं तो चाहता हूं कि हमको इस जंजाल से छुटकारा मिले। जिस प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं निधि, आप खुद सोचिए जरा, 67 लाख स्कूटर, मोटरसाइकिल और गाड़ियां दिल्ली के अंदर, अब उनको पेट्रोल पंप पे डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल की गाड़ियां हैं और 15 साल से पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां हैं, उनको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, उनको जब्त कर लिया जाएगा। अब बताइए, तो हमारे देश का जो मध्यम वर्ग है, जिस बेचारे ने बड़ी अपेक्षाओं से साइकिल से मोटरसाइकिल पे शिफ्ट किया था और मोटरसाइकिल से कार पे शिफ्ट किया था, मिडिल क्लास का आदमी है, अपने परिवार के साथ, पत्नी बच्चों के साथ कार पे और स्कूटर में घूमना चाहता था, अब उसकी भी आशाओं पे तुषारापात क्यों हो रहा है? क्योंकि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का दबाव है, वो पैसा कमाना चाहते हैं। अच्छा, अब ये दिल्ली में तो पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, गाजियाबाद में मिल जाएगा, मेरठ में मिल जाएगा, फरीदाबाद में मिल जाएगा, गुड़गांव में मिल जाएगा। इसका मतलब यह है उन पे अतिरिक्त बोझ आप डाल रहे हैं कि अब आप दिल्ली से बाहर जाइए, पेट्रोल डीजल वहां भराइए और फिर दिल्ली में आके पॉल्यूशन फैलाइए। अरे यार, जब पॉल्यूशन कंट्रोल का सर्टिफिकेट उनको मिल गया, रोड टैक्स उन्होंने दे दिया, रजिस्ट्रेशन उन्होंने करा लिया, टोल टैक्स उन्होंने दे दिया, तो उसके बाद उनको परेशान। तो मोदी जी के असल में निर्णय अब किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ये देखिए, राष्ट्रहित में है, मैं मोदी जी से मेरी कोई शिकायत नहीं, मोदी जी का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन ये राष्ट्रहित में है कि मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ दें। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार से विद्वेष दिखा रहे हैं, अब आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में थोड़ी अवधि के लिए लेकिन पाकिस्तान को चेयरमैन बना दिया है। पाकिस्तान को चेयरमैन बनाने का मतलब यह है कि एक तमाचा हमारे गाल पे और लगा दिया। इसका माने हमारी पहलगांव का जो नैरेटिव था वो पूरी तरह से फेल हो गया। इसका माने जांच कराए बिना जो कहते थे कि मनमोहन सिंह डोजियर डोजियर खेलते थे, यार डोजियर ही डोजियर खेलने की आवश्यकता है। अगर आप इस प्रकार से बिना सोचे समझे अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक ऑपरेशन सिंदूर कर दोगे और वहां पे भी आदेश किसका चलेगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का चलेगा, एयरफोर्स मार्शल्स का और जनरल्स का नहीं चलेगा, तो मानी बात है कि देश को नुकसान होगा। तो हर जगह कलई खुलती चली जा रही है। तो इस समय जो परेशानी है, असल में देखिए, चीन भी हमको नहीं सेट रहा है, वो भी एक नई एक एसोसिएशन बना रहा है, SAARC,
उसमें भारत को अलग कर रहा है, उसमें वो इंडोनेशिया को और ईरान को शामिल कर रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन, वो अपनी करेंसी बनाने की बात कर रहे हैं, भारत को अलग थलग कर रहे हैं। अमेरिका रोज हमारी वो ले रहे हैं। एक राजेश अग्रवाल साहब है ज्वाइंट सेक्रेटरी, वो जाके दिल्ली में नेगोशिएट कर रहे हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेगोशिएट कर रहे हैं और उधर प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे हैं, उधर प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे हैं, इधर डीजीएमओ बोल रहे हैं। मतलब हद कर दी आपने, इतना ज्यादा आपने सरेंडर कर दिया। और भगवान न करे ऐसा हो, 2-4 दिन में आपको ऐसी सूचना मिलेगी, रोज आपको इसमें कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। निधि, हमारा 2 से 2.5 का कार्यक्रम किसी विषय पे चलेगा। अब देश के अंदर जितने दुग्ध उत्पादन वाले लोग हैं और कृषि उत्पादन वाले लोग हैं, उनके बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। बाकी हमारे हरियाणा में, दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से गरीब लोगों की झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं और अमीर लोगों के इलीगल कंस्ट्रक्शन पे कुछ नहीं हो रहा है, ये गरीब विहीन दिल्ली और हरियाणा बनाना चाह रहे हैं, एक ग्रेटर दिल्ली बनाना चाह रहे हैं, जिसको बाहर वाले आए तो मोदी जी उनको दिखाएं कि देखिए हमारा भी टोक्यो जैसा है। वो तो बना दिया क्योटो, हमारे उसको क्या कहते हैं, उसको वेनिस बना दिया बनारस को। अब बनारस वालों ने फोटो भेजी है गोदलिया के पास, जहां हम लोग साइकिल से घूमने जाया करते थे सन 69-73 में, वह 2-2 2.5 फीट पानी भरा हुआ है। अब बता रहे थे साहब वो बना दिया हमने, कॉरिडोर बना दिया और ये बना दिया वो बना दिया। नाव चल रही है वहां पे जरा से पानी में, और कोई भी देश का ऐसा शहर नहीं है जहां पानी बरस जाए तो आदमी डूबने से बच जाए, इसी की कामना करता है। और बता रहे हैं कि साहब हमने स्मार्ट सिटी बना दी है। तो ये मोदी जी अगर हट जाएंगे, देश के हित में होगा। दूसरे आदमी को बना दीजिए, किसी ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, नेशनल प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, सब पार्टियां मिलकर उसको बना दें, अपोजिशन और सत्ता पक्ष में, जो मोहब्बत की बात करे, नफरत की बात ना करे। मोदी जी युगांडा गए हैं, वहीं रह जाएं, वहीं के प्रेसिडेंट बन जाए या वहीं की नेशनैलिटी सिटीजनशिप ले लें। मैं कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा, मैं उनका कोई अवमानना नहीं कर रहा हूं। मेरी राय है, राष्ट्र हित में राय है, मानना है माने, ना मानना है ना माने।